हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम टारगेट हाई बुक की एमसीक्यूज की सीरीज में आज पार्ट 6 करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस भी क्लिनिकल बेस्ड रहेंगे और आज 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले पार्ट्स और पीछे वाली जो भी वीडियोस हैं आपको रेगुलर मिलती रहें और आप कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी वीडियो मिस ना करें, ताकि आपको एग्जाम में काफी फायदा मिले। Question number 1. Nurse Sheila is caring a patient who has difficulty in falling asleep. She is aware that the following intervention help the patient to fall asleep except. यहाँ आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस में लास्ट में एक्सेप्ट दिया होता है और हम इसको मिस कर जाते हैं और हम गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ध्यान से बहुत जरूरी है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोवाइड वार्म ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर बेड टाइम, जो बिल्कुल करेक्ट है। टर्न ऑन क्वाइट म्यूजिक इन द पेशेंट्स रूम, ये भी करेक्ट है। प्रोवाइड बैक मसाज टू द क्लाइंट, ये भी ठीक है। टेक अ शॉर्ट नैप आफ्टर लंच, ये जो लास्ट का ऑप्शन है, ये अगर पेशेंट दिन में भी लंच के बाद भी सो जाता है तो उसको रात में सोने में काफी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि जितना पेशेंट आराम करेगा या सोएगा फिर उसको रात को सोने में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज टेक अ शॉर्ट नैप आफ्टर द लंच। Question number 2. Nurse is caring for the client with communicable disease. While providing isolation to the client, which among the following characteristics is most important for the nurse to know? And the options are causative agent in the mode of transmission, B is causative agents and treatment options, C immune power of the patient host, and D is diagnostic method available. तो देखा जाए तो नर्सेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट को डायरेक्ट केयर देना। तो अगर पेशेंट को कम्युनिकेबल डिजीज है तो नर्स मस्ट नो द कॉजेटिव एजेंट एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बिकॉज नर्स इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट केयर ऑफ द पेशेंट। तो नर्स को अपने आप को भी बचाना है और पेशेंट को भी सेफ रखना है। तो दोनों के लिए पॉजिटिव एजेंट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन को जानना बहुत जरूरी है। तो आंसर इज ए, पॉजिटिव एजेंट एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। Question number 3. Nurse Shalini is educating her client regarding the collection of sputum for culture and sensitivity. Which among the following statement by the client indicates that the teaching was effective? And the options are collect sputum in a wide open mouth sterile container. B. Collect sputum in the morning after rinsing the mouthwash with mouthwash. C is collect sputum in a plastic container and cover it with plastic wrap to prevent contamination. D is collect sputum at bedtime after taking prescribed medication. तो ये मोस्टली सभी को पता होगा कि जो मॉर्निंग जो स्प्यूटम होता है उसी का सैंपल लिया जाता है विदाउट रिंसिंग द माउथ। दैट इज द बेस्ट क्वालिटी स्प्यूटम फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, और वो भी हम स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट करते हैं ताकि बाहर का कोई भी कंटेमिनेशन ना हो। तो ऑप्शन ए इज वेरी करेक्ट, कलेक्ट स्प्यूटम इन वाइड ओपन माउथ स्टेराइल कंटेनर। Question number 4. A client with IV line in situ for the last 72 hours is complaining of swelling and pallor at the site. These signs indicate. Options are phlebitis, infection, infiltration या dislodgement. तो आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि आईवी लाइन तो मोस्टली सभी लोगों ने देखी होगी पेशेंट्स को। तो अगर स्वेलिंग और पेलर है साइट पे तो इट इंडिकेट्स दैट द मेडिकेशन इज इनफिल्ट्रेटेड इन द टिश्यूज। तो इनफिल्ट्रेशन पार्ट्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये कैसे होता है? ये इट मे बी ड्यू टू डिसलॉजमेंट। तो ये जो है इंडिकेट कर रहा है कि मेडिसिन जो है इनफिल्ट्रेट हो गई है टिश्यूज में। क्वेश्चन नंबर 5. Nurse is preparing injection insulin for her client. Which among the following statement is correct? And the options are: two types of insulin should not be mixed. Draw up regular insulin, then NPH insulin. Draw up long-acting insulin, then short-acting insulin. Use two separate syringes to administer different types of insulin. तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि वी कैन ड्रॉ टू टाइप्स ऑफ इंसुलिन इन अ सिंगल सिरिंज।
but then we need to withdraw the regular normal insulin or the regular insulin first, and then we can withdraw the NPH insulin. ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होता है वो क्लियर सॉल्यूशन होता है, और जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यानी एनपीएच इंसुलिन होता है वो क्लाउडी होता है। तो अगर क्लाउडी सॉल्यूशन क्लियर सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है तो वो इंसुलिन को जो है उसकी एफिशिएंसी को खराब कर सकता है। इसीलिए हम लोग पहले शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन विड्रॉ करेंगे, देन वी कैन गो फॉर एनपीएच यानी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। So here the correct answer is draw up regular insulin first and then go for NPH insulin. Question number 6. While collecting history from a client admitted in the emergency department, which among the following reported by the client is considered subjective data? And the options are weakness, icterus, hemoptysis and melena. तो सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है? सब्जेक्टिव डेटा वो होता है कि जो पेशेंट एक्सप्लेन कर पा रहा है उसको हम सब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे वीकनेस, इक्टेरस, हिमोप्टाइसिस या मेलिना में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग ट्रांसफरिंग अ पेशेंट फ्रॉम बेड टू चेयर? रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है हमें यहाँ पे। And the options are place the patient flat on the bed, help the patient to sit on the edge of the bed and legs dangling. C. Nurses must need to stand by facing the patient. And D is place the chair by facing the head of the bed. तो यहाँ पे obviously option A is wrong, which is place the patient on the flat on the bed. अगर patient को flat अगर bed पे लिटाया जाएगा तो we cannot transfer him to chair. Now question number 8. An asthmatic patient is getting discharged from the respiratory unit. Nurse has given health education to the client regarding asthma and its management. After teaching the client, nurse asks the client to repeat the instructions. Which among the following professional role is performed by the nurse? Advocate, educator, advisor, manager. And the obvious answer for this question is educator, as the nurse is giving health education to the client regarding asthma and its management. Coming to the next question. Question number 9. Which among the following is the responsibility of a scrub nurse in the operation theatre? Verify the informed consent, assist the surgeon in gowning and gloving, receiving the patient, maintaining the count of the instruments used. तो लास्ट ऑप्शन मेंटेनिंग द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो भी हमारे ऑप्शंस हैं वो स्क्रब नर्स के नहीं है और वो सर्कुलेटरी नर्स के हो सकते हैं, बट काउंटिंग द इंस्ट्रूमेंट्स इज होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्क्रब नर्स। Question number 10. Remya is advised to provide continuous enteral feed to his client. Which among the following action by the nurse indicates lack of knowledge in this area? And the options are providing Fowler's position to the client, administering feeds at room temperature, maintain prescribed flow rate, and last one is hang the enteral feed for 1 day. And according to you, which answer is correct? तो यहाँ पे ए बी सी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं एक्सेप्ट ऑप्शन डी विच इंडिकेट्स द नर्स हैज लैक ऑफ नॉलेज। हमें एक दिन के लिए एंट्रल फीड को हैंग करके नहीं रखना है। जो कंटिन्यूअस एंट्रल फीड न्यूट्रिशन होता है वो या तो ग्रेविटी से पेशेंट के जीआई ट्रैक्ट में भेजा जाता है या फिर फीडिंग पंप से जाता है, और ये 12 आवर्स पर डे या 12 to 16 आवर्स पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हैंगिंग एंट्रल फीड फॉर 1 day इज टू मच। तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो डी ऑप्शन विल बी here the correct answer. Hang the enteral feed for 1 day is not correct. Question number 11. Nurse Jisha is caring for a client in post-operative unit with Jackson Pratt wound drain in situ. Which of the following action performed by the nurse Jisha is correct regarding the care of the drain site? And the option are clean the drain site from inner to outer in circular motion. B. Clean the drain site from outer to inner with a linear stroke.
remove the drain and clean the site. D is wear all PPE while providing drain site care. So here we will follow the principle of cleaning the cleaner area first to the non-cleaner area. तो हम सबसे पहले जो है ड्रेन साइट को क्लीन करेंगे जो कि हम क्लीनर एरिया कंसीडर करते हैं and then we will go outer to the non-cleaner area. So here the option A is correct. Clean the drain site from inner to outer in circular motion. Next question. Question number 12. Which among the following nursing diagnosis is most important while caring for a female client with deep vein thrombosis? First, risk for injury related to increased venous blood flow, altered tissue perfusion related to venous congestion, fluid volume overload related to edema, and D is risk for infection related to altered skin integrity. तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, जहां पे हमारा थ्रोम्बस है उसका जो डिस्टल एरिया है उसमें हमारा टिश्यू परफ्यूजन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, इसीलिए कंजेशन के कारण जो टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पाता है उसी से हमारा ऑल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू वीनस कंजेशन नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू वीनस कंजेशन. Question number 13. Nurse John is reviewing his nursing care plan for the assigned client and deciding to revise the nursing care plan for his client. In which step of the nursing care process revision takes place? Options are assessment, planning, implementation या फिर evaluation. And the correct answer is evaluation. जब हम सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं अपनी नर्सिंग प्रोसेस के, लास्ट में हम पेशेंट को इवेलुएट करते हैं हमारे नर्सिंग इंटरवेंशंस के लिए, जिसको हम रिवीजन बोलेंगे और वो स्टेप है इवेलुएशन. Next question, question number 14. Nurse Alice, working in recovery room, received a client from cholecystectomy surgery. Which among the following nursing diagnosis takes highest priority in immediate post-operative period? And the options are impaired skin integrity related to surgical incision, fluid deficit related to blood loss during surgery, risk for aspiration related to general anesthesia, and last one is acute pain related to surgery. तो यहाँ पे जो बेस्ट नर्सिंग डायग्नोसिस होगा वो जस्ट आफ्टर सर्जरी, जब पेशेंट रिकवरी में जा रहा है तो उसको एस्पिरेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे रिलेटेड टू जनरल एनेस्थेशिया, क्योंकि कोलेसिस्टेक्टमी जो सर्जरी होती है उसमें जनरल एनेस्थेशिया के अंडर पेशेंट को ऑपरेट किया जाता है. तो उसके कारण क्या होता है, जब रिकवरी में पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है तो पेशेंट just comes out of the anesthesia और risk of aspiration बहुत ज्यादा होता है. तो correct answer here is risk for aspiration related to general anesthesia. Question number 15. A client on furosemide therapy. Which among the following food items selected by the client indicate his or her knowledge regarding furosemide therapy? Options are banana and orange, egg and dietary products, seafoods items या cereals. तो ये तो पता ही होगा आप लोगों को, फ्यूरोसेमाइड जो है लूप एक्टिंग डायरेटिक होता है और ये वाटर के साथ साथ पोटेशियम आयंस को भी यूरिन में पास आउट कर देता है, इसीलिए जो पेशेंट होता है वो जो पोटेशियम आयंस हैं और वाटर है उसको कमी महसूस होने लगती है. तो पोटेशियम को रिपेलिश करने के लिए बनाना एंड ऑरेंज इज द बेस्ट ऑप्शन ही कैन टेक in diet. Question number 16. Nurse is performing physical examination of musculoskeletal system and noticed lack of voluntary coordination of muscle movements. She records this finding as she noticed that there is lack of voluntary coordination of muscle movements. So this is called ataxia and the options we are given are ataxia, aphasia, tachycardia, एनिसोकोरिया. तो मैं आपको बता दूं एफेसिया जो होता है एक वर्बल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है. टिक जो होता है दैट इज आल्सो डिफरेंट. दिस इज सडन रिपीटेटिव नॉन रिदमिक मूवमेंट. इस सडन मूवमेंट होते हैं और रिपीटेटिव मूवमेंट होते हैं ऑफ मोटर मूवमेंट्स होते हैं. तो दिस इज आल्सो डिफरेंट. एनिसोकोरिया भी अलग होता है.
ये आईज की प्रॉब्लम होती है और दिस इज बेसिकली अनइक्वल प्यूपिल साइज होता है, उसको एनिसोकोरिया बोलते हैं. तो द बेस्ट suited for this definition is ataxia. Question number 17. Nurse Linda is collecting history and preparing care plan for her client. In which step of the nursing process the nurse identifies the problem with the client? And the options are assessment, diagnosis, planning and implementation. तो जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम तो हम इनिशियल स्टेज में हैं नर्सिंग प्रोसेस के. इनफैक्ट हम असेसमेंट कर चुके हैं पेशेंट का तो हम डायग्नोज कर रहे हैं. तो दिस इज द स्टेप ऑफ डायग्नोसिस. Question number 18. A client is brought to the emergency department with the complaint of chest pain. Healthcare team immediately orders for ECG and trop T. What kind of assessment this is? Emergency assessment, focused assessment, concurrent assessment या फिर terminal assessment? अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें इमरजेंसी असेसमेंट समझ में आता है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि हम फोकस्ड असेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक डिजीज को वी आर गोइंग टुवर्ड्स डायग्नोजिंग अ डिजीज. तो और हमने ऑर्डर भी कर दिया है क्योंकि हम हार्ट डिजीज की तरफ हमारा झुकाव है इस स्टेटमेंट को पढ़ के. तो ईसीजी और ट्रॉप्टी टेस्ट हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है. इसका मतलब हम फोकस्ड हैं एक चीज को लेके और हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं. तो वी आर डूइंग द फोकस्ड असेसमेंट. इमरजेंसी असेसमेंट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को एबीसी के लिए असेस करते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. तो दिस इज नॉट करेक्ट. जबकि जो टर्मिनल असेसमेंट होती है उसमें वी आर जस्ट क्लोजिंग अ प्रोग्राम और हम इवेलुएट करते हैं पेशेंट को कंप्लीट केयर के लिए. कॉन्करेंट का मतलब भी ऑलमोस्ट सेम होता है कि हम एक पेशेंट को डायग्नोसिस करके उसका केयर प्लान तैयार करते हैं और केयर देके हम उसको इवेलुएट करते हैं. तो कॉन्करेंट एंड टर्मिनल असेसमेंट आर मोर और लेस द सेम. Focused is different and emergency is different. Question number 19. Nurse is recording vital signs of a client who is admitted just now in the ward. If there is no contraindication, which is the most preferred position for vital signs assessment? Sitting, supine, prone and left lateral. अगर पेशेंट को किसी भी पोजीशन की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो द बेस्ट पोजीशन इज सिटिंग पोजीशन फॉर द असेसमेंट. Question number 20. A nurse instructor asked students regarding the importance of hand washing. Student correctly said hand washing helps to remove first transient flora, second visible contamination, C both A and B, and D is resident flora. तो the correct option here is C both A and B. ट्रांजिएंट फ्लोरा जो होता है वो हमारे हैंड्स में होता है, जो इधर उधर से हम एक्वायर करते हैं, जैसे आफ्टर टचिंग अ पेशेंट या आफ्टर टचिंग सरफेसेस या कंटामिनेटेड सरफेसेस. देन बी जो विजिबल कंटामिनेशन है वो तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, सॉइल्ड अगर हो जाते हैं हमारे हैंड्स या किसी सिक्रीशन से कंटामिनेटेड हो जाते हैं तो उसको विजिबल कंटामिनेशन कहते हैं. एंड डी जो है रेजिडेंट फ्लोरा, वो फ्लोरा होता है जो हमारे हाथों पे वैसे ही प्रेजेंट होता है एंड इज लेस हार्मफुल फॉर अदर्स एंड अस ऑल्सो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ए एंड बी. तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टूडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों के साथ जो भी नर्सिंग ऑफिसर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. And keep studying, keep reviewing. All the very best for the coming exams. Thank you. Bye bye.